को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। ममता कालिया का जीवन परिचय और बोलने वाली औरत कहानी का सारांश और समीक्षा लेकर आपके साथ है। सबसे पहले उनके जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। उनका हिंदी साहित्य में ममता कालिया का नाम स्त्री विमर्श की प्रमुख साहित्यकारों के रूप में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदावन उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनके पिता का नाम विद्याभूषण अग्रवाल और माता का नाम इंदुमती था। उनके दादा मथुरा में आढ़त का व्यापार करते थे और पिता ने अपना पुश्तैनी कारोबार न चुनकर नौकरी की। उन्होंने शंभू दयाल कॉलेज गाजियाबाद में प्राचार्य के पद पर कार्य किया। पिता की साहित्यिक रुचि होने के कारण ममता जी भी साहित्यिक वातावरण में पली बड़ी। उन्हें विरासत में यह वातावरण मिला। उनके पिता जब आकाशवाणी में कार्य करने लगे तो उन्हें विभिन्न तबादलों के कारण ममता की शिक्षा नागपुर, इंदौर, मुंबई, पुणे और दिल्ली में हुई और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी में उन्होंने उपाधि प्राप्त करने के पश्चात दौलत राम कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी की। 1964 में उनका विवाह समान रचना धर्मी रचनाकार रविंद्र कालिया से हुआ। ममता जी ने 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज की वो प्राचार्य रही। 2003 में भारतीय भाषा परिषद की निदेशक का कार्यभार संभाला और संप्रति वे दिल्ली में रहकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की अंग्रेजी त्रैमासिक पत्रिका हिंदी का संपादन कर रही हैं। ममता कालिया की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो उनकी रचनाएं पहले हम कहानी संग्रह की बात करेंगे। कहानी संग्रह यहाँ मैंने प्रमुख ली हैं क्योंकि टाइम में की नज़ाकत को देखते हुए। कहानी संग्रह छुटकारा, एक अदद औरत है, शीट नंबर 6, उसका यौवन जांच अभी जारी है। इसके अलावा प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौवे और 25 साल की लड़की। उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, दौड़ और दुखम सुखम पर उन्हें 2017 में, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2017 में इन्हें व्यास सम्मान मिला है। उपन्यास है और ये विधा भी पूछ ली जाती है, कब मिला ये पूछ लिया जाता है और कौन सा पुरस्कार मिला है। काव्य संग्रह की बात की जाए तो खोटी, घरेलू औरत और कितने प्रश्न करूं। फिर इसके अंदर नाटक, जहां यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे, संस्मरण, कितने शहरों में कितनी बार। अनुवाद उन्होंने किया है मानवता के बंधन, यानी सामरसेट मोम का अनुवाद उन्होंने किया है। संपादन 20वीं सदी का हिंदी महिला लेखन खंड 1। सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें काफ़ी सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। जैसा पहले हम बात कर चुके हैं कि 2017 में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान उपन्यास दुखम सुखम पर उन्हें मिला है। इसके अलावा विनोद भारती, यशपाल स्मृति सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, अमृत सम्मान, जनवाणी सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, महादेवी स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फूले स्मृति सम्मान, लम्ही सम्मान और सीता सम्मान जैसे महत्वपूर्ण सम्मान उन्हें मिले हैं। अगर उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो उनकी शुरुआत कविता से उन्होंने की है और कहानीकारों के साथ न जुड़कर सचेत कहानीकारों के साथ जुड़ी दिखाई देती हैं। कविता की इस विरूपता, देहीकरण, पराजय बोध, नश्वरता जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण वे कविता के खेमे से बाहर निकलकर कहानी से मुक्त नहीं थी। कहानी आंदोलन कथा जगत की नई विचार दृष्टि से आंदोलित
कर दिया था। ममता जी ने भी उन्नीसी सुर में सुर मिलाया। 1967 में छुटकारा नाम की कहानी प्रकाशित हुई और सीट नंबर 6 भी प्रकाशित हुई, जो आरंभिक कहानी अनुभव की संकीर्णता की छाप थी। 7वें दशक के सामाजिक पारिवारिक हलचलों का दस्तावेज इसमें दिखाई देता है। ममता जी स्त्री विमर्श से संबंधित रही हैं। स्त्री विमर्श की महत्वपूर्ण, यानी वे केवल स्त्रियों को नहीं पुरुषों को भी अपनी ज़मीन दी है। अखिल ने ममता कालिया की लम्हे पुरस्कार दिए जाने पर एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि वे छोटे छोटे पात्र जिन्होंने बड़ी बड़ी तथा माइक्रोविजन से नहीं देखा जा सकता, वह ममता जी की कहानियों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ममता जी ने मनुष्यता और मानवीय भावों की उपेक्षा नहीं की है। कहानियों में जीवन राग की तरह धड़कती हुई धड़कनें दिखाई दी हैं। अगर इनकी भाषा की बात करें तो वो भावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया है। धारा प्रवाह प्रसंगानुकूल पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग है, जिसका शब्द चयन सर्वथा उचित है। तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्द भी देखने को उनके मिलते हैं। आइए हम यहाँ बात करते हैं बोलने वाली औरत की। समीक्षा यहाँ मैं उनके बताना चाहूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इस कहानी के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में। ममता कालिया बोलने वाली औरत मध्यम वर्गीय परिवार की एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो अन्य परिवार के अन्य सदस्य, जिसे सास यानी पात्र इसमें आ जाएंगे, बीजी, पति, कपिल और बच्चे, ससुर अप्रकट्य रूप में है, के साथ बोलती रहती है, कहीं बहस करती रहती है। कहानी में एक शब्द उधार ले तो खड़ी जवाब टिकाती रहती है। उसका यह बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उस पर हमेशा बदतमीजी और बदजुबान होने की तोहमत लगती रहती है। वह कई बार निश्चय करती है कि वह इन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन हर बार कोई न कोई ऐसी घटना, ऐसा प्रसंग हो जाता है कि उसे बोलना ही पड़ता है। ऐसी कहानी में ऐसी कई घटनाएं हैं, चाहे वह झाड़ू सीधी रखने की घटना हो, चाय पीने की घटना हो, कहीं घूमने जाने की घटना हो। ये घटनाएं गौण हैं, लेकिन इनका महत्व इतना है कि हर घटना की प्रतिक्रिया में वह बोल उठती है, जिसका अंत उसे चुप रहने की हिदायत के साथ होता है। लेकिन वह महज बोलने के लिए नहीं बोलती, वह मात्र बोल नहीं रही है, वह प्रतिवाद कर रही है अंधविश्वासों और रूढ़ियों से जकड़ी इस मर्दवादी सामाजिक संरचना के साथ, जिसमें पुरुष के साथ स्त्रियों भी शोषण का शिकार होती है और पुरुष ही शोषण नहीं करता, स्त्रियां भी शोषक हैं। वह लड़ रही है अपने आत्मगौरव, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। इस लड़ाई में उसका हथियार सिर्फ शब्द है। वह स्त्री है शिखा, पूरा नाम है उसका दीपशिखा, लेकिन वो खुद को अग्निशिखा कहना पसंद करती है। वो कहती है, माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीपशिखा नहीं अग्निशिखा हूँ। अपने व्यक्तित्व की यह छोटी सी झलक ममता कालिया ने दी है। यह उसके भीतर उबल रहे लावे या पनप रहे आक्रोश की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यह आक्रोश ममता कालिया ने इस समाज के दोगलेपन, उसके विरोध, यह विडंबना और जिन गुणों के कारण शिखा का विवाह का चयन हुआ था, इस परिवार में उन्हीं गुणों के कारण उसे बार बार अपमानित होना पड़ रहा है। जब शादी का विचार से कपिल ने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में अपने से 2 साल छोटी बीएससी में पढ़ने वाली दीपशिखा पसंद आई, क्योंकि वह उन स्त्रियों जैसी नहीं थी जिन्होंने कपिल अपने परिवार या अपने आसपास में देखता था। शिखा की जो वाक क्षमता थी, उससे प्रभावित वही हुए थे। वह शिखा को पा लेना चाहते थे सभी। शिखा भी
कपिल की मौलिक सोच और आत्मनिर्भरता से प्रभावित थी, लेकिन आदर्श स्थितियाँ शादी के बाद इतनी ही आदर्श नहीं रह जाती हैं। शिखा के उन्हीं गुणों के कारण उसे बार बार अपमानित होना पड़ता है। कहानी में क्लाइमैक्स तो तब आता है जब अपना ही बेटा उसके मुंह पर घूंसा मारता है। शिखा का होठ सूज जाता है, जबड़ा जाम हो जाता है और कुछ बोलने में असमर्थ हो जाती है। यहाँ घूंसा उसकी सास नहीं मारती है, पति नहीं मारता है, बेटा मारता है, तो अब उस परिवार की शक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। कैसे ममता कालिया ने इस गुस्से के जरिए सत्ता का हस्तांतरण दिखाया है। हम देखते हैं कि परिवार की शक्ति का एक नया ध्रुवीकरण हो रहा है। अब शक्ति का जो केंद्र है वह उसका बेटा है। वर्तमान पीढ़ी अपनी भावी पीढ़ी को सत्ता का हस्तांतरण कर रही है। 3 पीढ़ियां, बीजी, पति और बेटा। एक स्त्री की सोच, उसकी चेतना और उसकी अभिव्यक्ति को रोकने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन यहीं पर कहानी स्त्री विमर्श के नाम पर अन्य कहानियों से भिन्न दिखाई देती है। यहाँ स्त्री विमर्श की कई अन्य कहानियों में स्त्री अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती दिखाई देंगी, व्यवस्था के प्रति संघर्ष करती हुई। वहीं कहानी में नायिका ने धीरे धीरे इस व्यवस्था का अंग बन जाती है, अपनी स्थितियों से समझौता कर लेती है और नियति को स्वीकार कर लेती है। कहानी के अंत में होठ सूज जाने के कारण शिखा बोल नहीं पाती, भाव उसके भीतर कसमसाते रहते हैं, शब्द बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। शिखा को लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद ये शब्द उसके शरीर के हर रंध्र से बाहर निकल भागेंगे और हस्तक्षेप की जीती जागती वह इबादत बन जाएगी। वह अचंभित है कि अधिकांश विवाहित स्त्रियों को इस बात का इल्म तक नहीं है कि कब और कैसे वो एक इंसान से एक मशीन में बदल चुकी हैं, जहाँ उसकी शर्म की तो अहमियत है, लेकिन उसके सोचने, विचारने, व्यक्त करने की आज़ादी उसे नहीं है। इस बिंदु पर हॉलीवुड की फिल्म मैट्रिक्स का भी स्मरण कर लेना तर्कसंगत होगा। सभी इंसानों को रोबोट और मशीन में बदल दिया जाता है और सोचने समझने की शक्ति पर किसी और का नियंत्रण हो जाता है। शिखा के लिए भी बीजी कपिल से कहती है, तो फिक्र मत कर, थोड़े दिन में ही ऐन पटरी पर ले आऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी चेतना जीवित है, वो दरख्त नहीं बनना चाहती। शायद स्त्री विमर्श का केंद्रीय तत्व यही है कि चेतना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वह चाहती है जिस मौलिक सोच के कारण कपिल और शिखा एक दूसरे को पसंद किया था, विवाह के पश्चात उस मौलिक सोच के लिए केवल कपिल ही स्वतंत्र न रहे। एक दूसरे की निजता को पर्याप्त स्पेस देते हुए वह संयुक्त प्रयास से गृहस्थी की गाड़ी को खींचने का फलसफा ममता कालिया का है। शिखा उसी प्रकार की मांग करती है। इसीलिए स्त्री विमर्श के दायरे में रखे जाने पर भी यह कहानी आजकल के फैशन नुमा और फॉर्मूला नुमा कहानियों, जिसमें देह की आज़ादी ही सब कुछ है, एकदम अलग है। यह एक स्त्री के मन में छिजते जा रहे आवेग और उसकी अभिव्यक्ति व सृजना करने की व्याकुलता का बयान है। इस कहानी में एक और तो पक्ष की बारीकी से ममता कालिया संकेत करती हैं, वह है रूटीन। आज की इस आपाधापी से भरे जीवन में कैसे रिश्तों में खटास आ रही है, कैसे रिश्तों की उष्मता, सहजता, आत्मीयता मशीनी जीवन शैली की भेंट चढ़ती जा रही है। कहानी इस ओर संकेत करती है। कपिल चाहता है कि शिखा एक सुगढ़ गृहिणी, एक अच्छी पत्नी के रूप में घर की समस्त जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ओढ़ ले, उसे स्वतंत्र छोड़ दे। पर शिखा भी अपने लिए थोड़े से समय की मांग करती है, जिस समय में वह स्वयं हो, उसके सपने हों और उसकी अभिव्यक्ति हो। जब परिवार के सब लोग सो जाते हैं तो शिखा हाथ मुंह धोकर, कपड़े बदलकर एक बार फिर अपने दिन की शुरुआत करती है। उसके इस दिन में उसकी किताबें हैं, कागज है और कलम है। वह थोड़ा सा समय चुराती है अपने लिए, अपने ढंग से जीने के लिए। इन पलों को वह अपने दिन को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अगले दिन की दिनचर्या में वो पिछड़ जाती है, जिसके लिए उसे लालचनों और तोहमतों का दौर जो है अगले दिन शुरू हो जाता है।
शिखा को लगता है कि उसे ठोक पीट कर धीरे धीरे मशीन बना दिया जाएगा। एक बार फिर वो मशीन बनने से इनकार कर देती है। यह कहानी इतनी दृष्टि से विशिष्ट है। परिवार में खपने और खर्च होने की स्थिति भी शिखा के अंतर्विरोधों और असहज स्थितियों को जूझने की दृढ़ता है। इसके लिए जीवन का अर्थ जीवंतता और जीवंतता का अर्थ विरोध और सतत विरोध है। इसलिए न बोल सकने की स्थिति में भी वह सोचती है कि मुंह बंद रखना चुप रहने की शर्त नहीं है। यह कहानी स्त्री विमर्श के इकहरेपन को भी तोड़ती है। सीमित पात्रों और परिणामों की अत्यंत लघु होने के बाद भी इसकी अनुगूंज बहुत ही गहरी और टीस देने वाली है। इसका शीर्षक की बात कर लेते हैं। स्त्रियों के संदर्भ में समाज में दोहरी भूमिका सामने आती है। स्त्रियों के कर्तव्य बताते हुए उसकी उपेक्षाओं की चर्चा करते हुए एक कठोर अनुशासन प्रिय न्याय की भूमिका में रहती है, लेकिन स्त्रियों की निजता, उसकी असमिता, अधिकारों के प्रश्न सिर उठाते हैं तो समाज न सिर्फ अंधा बल्कि गूंगा और बहरा भी हो जाता है। ऐसे समाज में बोलना एक अनिवार्य आवश्यकता है। वह स्त्री जिसकी आवाज़ को दबा लेने के लिए समाज और परिवार सभी कृत संकल्प होते हैं, पर वह बोलती है महज बोलने के लिए नहीं। वह बोल रही है अपने स्वत्व की पहचान के लिए। वह बोल रही है पुरुषवादी समाज व्यवस्था में स्त्री सपनों और आकांक्षाओं और अधिकारों की मांग के लिए। वह बोल रही है परंपराओं से चली आ रही धैर्य, सहनशील, शांत और चुप स्त्री की आदर्श छवि को खंडित करने के लिए, जिससे व्यवस्था के प्रति इससे आक्रोश को सब जाने। और फिर शायद कोई एक दिन ऐसा आए जब स्त्रियों को बोले जाने पर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को पहचान मिले। इस दृष्टि से यह जो नामकरण है इसका बहुत ही सार्थक है। इसका शीर्षक बहुत सार्थक है। कथानक यहाँ मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कथानक की जो समीक्षा करें तो ये मूलभूत तत्व होता है, कहानी की नींव इसको कहते हैं। पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। कथानक की दृष्टि से बोलने वाली औरत जो है एक सफल कहानी है। कहानी में घटनाएं बहुत अधिक नहीं हैं, फिर भी कुछ घटनाओं को लेकर लेखिका ने सफल चरित्र और स्त्री विमर्श प्रधान कहानियों की रचना की है। बीजी जो कि सास का रोल करती है, अपनी नौकरानी को झाड़ू सीधी खड़ी करने के लिए डांटती है। शिखा द्वारा अपनी सास से इस विषय पर बहस करना, शिखा के द्वारा अन्य बातों पर बीजी से बहस करना, शिखा और कपिल का प्रेम प्रसंग और शिखा का बदलाव अनुभव करना, अत्यधिक बातूनी और तर्कवादी होना, विवाह के पश्चात शिखा और स्वयं को घर में कैद महसूस करना, पति के व्यवहार में बदलाव महसूस करना, शिखा का तनाव, शिखा द्वारा कभी न बोलने का निश्चय करना परंतु प्रसंगवश भूल जाना, लड़के द्वारा अपनी माँ शिखा के जबड़े पर घुसा मारना और अंत में शिखा द्वारा मन मोस कर रह जाना, ये सारी घटनाएं लेखिका को जोड़कर चरित्र प्रधान नाटकीय कहानी की रचना करती है। पात्र योजना की बात करें तो पात्रों में इसमें 3 मुख्य पात्र दिखाए गए हैं। एक ये पात्र गलत लिखा है, इसमें ठीक कर लीजिएगा। पात्रों में बीजी, दीपशिखा और उसके पति कपिल, ये 3 प्रमुख पात्र हैं। कॉलेज के समय में अत्यधिक बातूनिक और तर्कशील स्वभाव से प्रभावित होकर ही कपिल इस कहानी का नायक है, जो पढ़ा लिखा है लेकिन पुरातन परंपराओं को मानने वाला है। उसकी पत्नी शिखा कम बोलने और एक शांत और सुचारू जीवन जिए ऐसा वो चाहता है। सदैव शिखा पर अपना हुक्म चलाती है, जो कपिल की माँ बीजी है। नौकरानी को डांटती है, तुकहीन बातें कहती है। कपिल के पिता कम बोलने वाले व्यक्ति हैं। वह आप वाक्यों से कम शब्दों का कुछ एक प्रयोग उन्होंने किया है। नौकरानी का भी संक्षिप्त परिचय इसमें दिया गया है। तो ज़्यादा पात्रों की संख्या नहीं है
और मेन तो इसमें दीपशिखा का ही चरित्र चित्रण दिखाया गया है। संवादों की बात करें तो संवाद किसी भी कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होते हैं। इस कहानी में संवाद जो है अत्यंत संक्षिप्त, रोचक, नाटकीय, कहानी को गति प्रदान करने वाले, पात्रानुकूल और पात्रों के चरित्र चित्रण को उभारने में बहुत ही सहायक है। कहानी में बीजी और शिखा के संवाद का एक उदाहरण यहाँ ले लेते हैं। क्यों रखी थी तूने इतना नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी रखने से घर में दरिद्रता आती है, कर्जा बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है। यह तो मैंने कभी नहीं सुना। जाने कौन गांव की है तू? मेरे माँ के घर में कुछ सीख कर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है, तू और झाड़ू खड़ी कर दे, यह तेरी सीख। इससे आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि किस प्रकार की संवाद योजना बहुत ही प्रबल है। यहाँ देश काल और वातावरण की बात कर लेते हैं। देश काल और वातावरण किसी भी कहानी में उसका परिवेश है, पात्रों की भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिदृश्यों, परंपराओं का चित्रण करते हैं। बोलने वाली औरत में लेखिका के देश काल और वातावरण का चित्रण में विशेष ध्यान रखा गया है। कहानी में पात्रों की भाषा, संवाद, उसका चित्रांकन 20वीं सदी के अंतिम वर्षों के अनुरूप हुआ है। लेखिका ने उच्च वर्ग तथा वहाँ की दिनचर्या का सजीव चित्रण किया गया है। भाषा शैली की बात करें तो कहानी जो भाषा है वो बहुत ही भाषा और शैली की दृष्टि से बहुत ही सबल है। खड़ी बोली का प्रयोग है, सहज, सरल, रोचक, भावपूर्ण, धारा प्रवाह, पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दों का चयन बहुत ही सार्थक और अभिव्यक्ति के अनुसार है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्यापक है। वाक्य विन्यास अत्यंत सरल और सहज है। कहानी की जो शैली है वर्णनात्मक शैली है, लेकिन अंत तक चलते चलते विचारात्मक शैली में ये बदल जाती है। मैं दीपशिखा नहीं अग्निशिखा हूँ, ये इसका महत्वपूर्ण कोट करने वाला वाक्य है। उद्देश्य की बात करें तो इस कहानी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जब कोई लेखक किसी कहानी की रचना करता है उसके पीछे कुछ न कुछ लक्ष्य जरूर होता है, चाहे धन कमाना हो, चाहे यश कमाना हो, पाठकों को उचित संदेश देना हो या देश की परिस्थितियों से अवगत कराना हो। तो अपने पाठकों को समसामयिक आगत और विगत परिस्थितियों से अपनी कहानी के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश। यहाँ बोलने वाली औरत एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। स्त्री विमर्श से पाठकों के समक्ष समसामयिक परिस्थितियों में स्त्री जीवन की निरस्ता, उसकी भावना, उसकी इच्छाओं के विषय को सोचने के लिए मजबूर किया है। प्रेम करते वक्त कपिल ने शिखा को अभूतपूर्व नजर आती है, लेकिन विवाह होने के बाद जो शिखा के तर्क उसे घर में कलेश का कारण नजर आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ममता कालिया की जो कहानी है वो उसके तत्वों के आधार पे भी एक सफल कहानी है। लेखिका ने कहानी के प्रत्येक तत्व को उभारने में बहुत परिश्रम किया है। एक सफल कहानी हम इसको कह सकते हैं। अब वक्त है एक प्रश्नोत्तरी का। ये प्रश्न है, अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। दीपशिखा के पति का क्या नाम है? ममता कालिया के प्रथम संग्रह का नाम बताइए, ये आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। और बोलने वाली औरत कहानी की नायिका दीपशिखा अपने आप को क्या कहलाना पसंद करती थी? उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।